दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से मात खा चुकी है बीजेपी, वहीं पर आगे अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश में लगी है। लेकिन ये कोशिश तभी पूरी हो पाएगी जब उनके सामने अब मजबूती से खड़े हो चुके अखिलेश यादव को वो कहीं मात दे पाए। लेकिन अखिलेश यादव ने इस वक्त बीजेपी की नब्ज को पकड़ लिया है और उसी नब्ज को वो बार बार दबा देते हैं जब भी चुनाव होता है। ऐसा ही कुछ मैनपुरी के चुनाव में हुआ और ऐसा ही कुछ लोकसभा चुनाव में साफ साफ दिखाई दिया। अब तस्वीर ये है कि अखिलेश यादव अपने तमाम कार्यकर्ताओं की स्ट्रेंथ के साथ में अपनी कमर कस चुके हैं, खास तौर से इस उपचुनाव के लिए भी, क्योंकि 2027 से पहले खास इंपॉर्टेंट चुनाव में से एक है ये उपचुनाव। 10 सीटों पर होने जा रहा है। यहाँ पर किसी भी चुनाव में को लूज करना अखिलेश यादव बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते हैं। जरा सी भी गुंजाइश नहीं है कि वो कहीं पर भी मात खाएं, क्योंकि जो माहौल और जो इमेज बनती जा रही है, जो पब्लिसिटी उनको इस चीज से मिल रही है, वो उनके लिए बड़ी ताकत का काम कर रही है और उसे वो लूज नहीं करना चाहेंगे। हमारे साथ जैसा आप देख रहे हैं कि वरिष्ठ पत्रकार है प्रमोद सर, प्रमोद गोस्वामी जी से हम बात करते हैं। सर, ये बात जो मैं कह रही हूँ, अखिलेश यादव, क्या आपको लगता है कि कई बार ये चर्चा होती थी कि चुनाव से पहले अखिलेश यादव जमीन पर उतने नहीं जा रहे हैं, राजनीति में बीजेपी को मात नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अब ये पूरी तरह से पलट चुकी है सिचुएशन। लोकसभा में अगर अखिलेश यादव के वीडियोस भी लोग निकाल कर देखे तो वो वायरल हो जाते हैं। लोग अब उनकी चर्चा कर रहे हैं, वो एक जीते हुए खिलाड़ी की तरह दिखाई देने लगे हैं और पूरा परसेप्शन बदल रहा है। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन में भी उनकी जो पोजीशनिंग है, चाहे फोटो खिंचवाने से लेकर हो या फिर मीटिंग में खास सीट पर बैठने को लेकर हो, अब वो बदल चुकी है। अब उन्हें तवज्जो पूरी पूरी मिलती है, लेकिन ये तवज्जो बरकरार रखने के लिए उपचुनाव में जमीन पर जो टक्कर वो देने जा रहे हैं, वो मंत्रा जो है, जो उन्हें पकड़ लिया, और अब तो खैर बीजेपी को दिख रहा है वो मंत्रा क्या है। लेकिन सर, क्या ये मंत्रा इस बार भी चल पाएगा? विनीता जी, जो जैसा कि मैंने अगर 22 के चुनाव को देखे जाए, जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस चुनाव में एक माहौल भी था और एक फिजा भी थी और ये समझा जा रहा था कि अब की सत्ता परिवर्तन होने की संभावना है। लेकिन अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को सत्ता नहीं मिली। वो ठीक है कि उनकी सीटें काफी बढ़ी, लेकिन सत्ता से दूर रहे। उसके बाद उन्होंने समीक्षा की और ये समझने की कोशिश करी कि आखिर क्या वजह है। तो उसके बाद ये चीज एक निकल के आई वहां से कि कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं का जो एक लापरवाही रही, या कार्यकर्ता जिस समय वोटिंग हो रही थी उस समय मतदान केंद्रों पर लापरवाही बरती, जब काउंटिंग हो रही थी उस समय लापरवाही बरती। और उसके ये बात भी चर्चा में रही कि बहुत सी सीटों पर जो समाजवादी पार्टी को जीत मिल सकती थी, कहीं ना कहीं बिजली गुल हो जाने से उनकी सीटें कम हो गई। जो एक फिजा जो कहा जाता है कि कैसे परिणामों को बदला जाता है, ऐसे कथित रूप से आरोप भी लगे। अखिलेश यादव ने उस पर गहन चिंतन मंथन किया और उसके 22 के चुनाव के बाद वो बराबर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की न केवल बैठक बुलाते रहे, बल्कि जो जिले के अध्यक्ष थे और पदाधिकारी थे उनको बुलाकर ये हिदायत देते रहे कि ये आप लोगों की वजह से हम चुनाव हार गए, जनता ने हमको चुनाव नहीं हराया, आप लोगों की लापरवाही की वजह से हम सत्ता से बाहर रहे। तो उसकी वजह से उनको ये निर्देश दिए गए लोकसभा चुनाव में कि आप लोग मतगणना के दौरान, मत पड़ने के दौरान आप लोग पूरी मुस्तैदी से रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी आपकी लापरवाही का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करती है। शायद यही कारण है कि 22 के इलेक्शन में वो अपने पिताश्री मुलायम सिंह यादव ज्यादा सीटें जीत के लेके आए और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आए। तो ये उनकी एक मैच्योरिटी भी आई और राजनीति की समझ भी उनकी बढ़ी। और जो ये समझा जाता था कि अभी वो उनमें राजनीतिक लेकिन सर, ये चुनौती उनके लिए 2027 तक लगातार चलने वाली है, जब तक वो सत्ता पर ना आ जाए। यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि ये जो उपचुनाव है, उपचुनाव पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, सिस्टम होता है उसके अंदर। और अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर संसद में कहा था कि मैं 80 सीटें भी जीत कर आ जाऊं तो भी मैं ईवीएम पर विश्वास नहीं करने वाला हूं और उसके खिलाफ आंदोलन नहीं करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अखिलेश यादव पूरी तरह से ईवीएम को बरी नहीं करने वाले कभी भी, और चुनाव ईवीएम से ही होने वाला है। तो ये ईवीएम को लेकर के अखिलेश यादव अब कुछ खास क्या कर पाएंगे इस उपचुनाव में? वो तो होगा नहीं। फिर सिस्टम,
सिस्टम के अधिकारी जिन पर वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने मुताबिक अपने अधिकारियों को रख रहे हैं, जाति धर्म को देखकर रख रहे हैं, उनको वहां पर ये इस बात को लेकर के भी बड़ी आपत्ति चल रही है। ऐसी परिस्थितियों में कैसे आप मानकर चलते हैं कि अखिलेश यादव के लिए उपचुनाव आसान होने वाला है? नहीं, देखिए विनीता जी, आपकी मतलब मैंने कहा कि एक फिजा भी बनी हुई है 24 के बाद से, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल भी बना हुआ है। दूसरे, अखिलेश यादव ने पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। जहां तक ईवीएम की बात आपने कही, तो देखिए अब अगर ये देखा जाए कि मोदी और शाह और योगी जी के बीच में एक डिस्टेंस है या नाराजगी है या कहीं मतभेद है, तो ऐसी स्थिति में ईवीएम तो केंद्र सरकार तय करेगी। तो मुझे लगता है कि ईवीएम की उतनी चिंता आपकी शायद, लेकिन उस पर उनकी सख्त निगाहें रहेंगी या उस पर उनकी निगरानी बरकरार रहेगी, उसको हल्के ढंग से आपकी वो नहीं लेंगे। तो मुझे ईवीएम की तो ज्यादा चिंता नहीं लगती है कि ईवीएम, चूंकि केंद्र और जो डबल इंजन की सरकार है उसमें कहीं ना कहीं जो डबल इंजन है उसमें कहीं ना कहीं दूरी आ गई, इंजन में और डिब्बों में कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शायद योगी आदित्यनाथ और मोदी के बीच की दूरी का फायदा भी उठाएंगे इस चुनाव में। निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी या एनडीए को, इंडिया गठबंधन को मिलेगा, मुझे लगता है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपने एक सवाल किया, क्या ये 27 तक ये दौर चलेगा? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी, उनको पूरी तरीके से पुल किया गया है, उनको समझाया गया है और उसके बाद उनको एक एक चीजों की जानकारी दी गई है विधिवत, कि आपको कहाँ निगरानी रखनी है, जब बैलेट बॉक्स जब जाए तो वहां की भी निगरानी रखनी है, मतगणना में भी निगरानी रखनी है, वोट के दौरान भी निगरानी रखनी है। तो जो उनके एजेंट हो, ऐसे एजेंटों को न लगाएं कि जो पता लगे बाहर चाय पी रहे हैं अंदर वोट पड़ रहे हैं, या बाहर अंदर काउंटिंग हो रही है वो बाहर सिगरेट पी रहे हैं, या बाहर खाना खा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में अब की फुल प्रूफ व्यवस्था उन्होंने 24 के इलेक्शन में रखी। अब की और ज्यादा वो सख्ती करेंगे, और क्योंकि ये चुनाव न केवल योगी जी के लिए भी महत्वपूर्ण है, वही समाजवादी पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है कि 27 का जो एक रिदम बना हुआ है 24 के बाद, वो रिदम कहीं न टूटे, इसलिए कि कोई भी ऐसी गलती अखिलेश यादव नहीं करेंगे। अब उनमें मैच्योरिटी भी बहुत आ गई है, और अब वो राजनीति कैसे की जाती है ये भी उनकी समझ में आ गया है। तो अभी तो ये कह सकते हैं कि वो अपरिपक्वता थी, लेकिन अब वो राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से परिपक्व हो गए हैं, और जितने भी राजनीतिक दांव पेच हैं उनको उन्होंने समझ लिया है कि इनसे कैसे निपटा जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि 24 के इसके जो बाई इलेक्शन है इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी। लेकिन विनीता जी, एक बात मुझे आशंका है कि अगर किसी प्रकार की कहीं कोई गड़बड़ी करने का दुस्साहस या कोशिश की गई, कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन अगर दुस्साहस किया गया तो उसका उनके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस बार चुप नहीं बैठेंगे, और वो कहीं टकराव की स्थिति पैदा न हो जाए, क्योंकि ये योगी जी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अखिलेश जी के लिए है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता टकराव की परिस्थिति में आते हैं, जिसको अखिलेश यादव लगातार रोक रहे हैं, क्योंकि जब भी चुनाव हो रहे हैं, जब विधानसभा की भी बात करें 2022 के चुनाव की, तब भी उन्होंने कहा था कि आंदोलन है, शुरू हो जाइए, कार्यकर्ता पूरी रात सड़क पे बैठिए। पुलिस वालों ने डंडे मारे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा था। लेकिन ये टकराव अगर अब बढ़ा तो 37 सीटें जीतने के बाद इसे एरोगेंस में भी तब्दील कर सकता है, बीजेपी तब्दील कर सकती है उसमें, और वो अपना खेल इस पर बड़े आसानी से, इस पे मतलब ये बहुत ज्यादा सोच समझ के चलने वाली परिस्थितियां अखिलेश यादव के लिए हैं, क्योंकि वो सरकार में नहीं है, सिस्टम में नहीं है। सिस्टम में नहीं रह करके सिस्टम से कैसे लड़ेंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है सर। आप तो इतने सालों से जान रहे कि सिस्टम कैसे घुमा देता है चीजों को आखिरी वक्त में। नहीं, निश्चित रूप से सिस्टम घुमा देता है, लेकिन अगर किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता मजबूत होते हैं तो फिर सिस्टम फेल हो जाता है, और ऐसा मुलायम सिंह जी ने करके दिखाया भी है। मुलायम सिंह जी को, उसको मैं उनके साथ रहा हूँ, उनको कवर किया है, उनके साथ मैं रैलियों में गया हूँ, और सारी चीजों को बहुत नजदीक से मैंने देखा है विनीता जी। तो अब वो चीजें इनमें उस समय तो नहीं थी, ये दौर था। मैं खाली एक चीज, मैं इसमें एक उदाहरण दे के मैं आपको बात शायद स्पष्ट में मेरी जो फीलिंग हो जाएगी
अखिलेश यादव पहले व्यक्ति थे कि जिन्होंने उनके ऊपर ये टैग लगा हुआ था समाजवादी पार्टी के ऊपर कि ये अपराधियों की पार्टी है, ये अपराधियों को प्रेशर देती है। अखिलेश यादव ने, जब मुलायम सिंह जी ये चाहते थे कि डीपी यादव को टिकट दिया जाए, लेकिन जी। अखिलेश ऐसे व्यक्ति थे उसके लिए बाध्य कर दिया कि नहीं, डीपी यादव को टिकट न दिया जाए। और यही स्थिति मुख्तार अंसारी के मामले में रही। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव अगर राजनीति में बदलाव करना भी चाहते हैं तो, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने उनके इस प्रयास को, जो एक सार्थक प्रयास था, एक अच्छा प्रयास था कि अपराधियों का राजनीति से वास्ता न रहे, उसके लिए पहल अखिलेश ने की थी। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने उनकी इस बात की प्रशंसा नहीं की, न किसी भी राजनीतिक दल ने इस पर कोई चिंतन किया, और ना ही किसी राजनीतिक दल ने ऐसे लोगों से, वो तो इन आरोपों से कभी बरी नहीं हुए हैं कि उनकी पार्टी में गुंडा राज रहा। नहीं, लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा कि अखिलेश जी ने आके राजनीति की दिशा को बदलने का एक सार्थक प्रयास तो किया। वो ठीक है, सफलता नहीं मिली, राजनीतिक दलों ने उसको नहीं माना। लेकिन जब अगर लड़ाई हो रही है, अगर आप राइफल से साथ खड़े हुए हैं, तो हमारा डंडा क्या करेगा? तो हमको मजबूरन फिर आपसे मुकाबला करने के लिए राइफल रखनी पड़ेगी। और उसके लिए बूथ एक आखिरी लड़ाई का आखिरी जिसे कहते हैं पड़ाव है, जहां पर इलेक्शन बूथ पर जो लड़ाई लड़नी है, उसको आप मानेंगे? नहीं, देखिए, वहां मैं यही बात आपसे मैंने कहा कि अखिलेश जी ने अब की न केवल उन कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देने का काम किया है, बल्कि उनको ये कहा है कि यहां से एक पल के लिए भी जब तक रिजल्ट घोषित ना हो जाए तब तक आप वहां से निगरानी पूरी रखेंगे। तो मुझे लगता है, और ऐसे कार्यकर्ताओं को लगाएं कि जो निष्ठा से वहां खड़े रहें। खाली वहां ये नहीं कि ये एजेंट हो जाए, वहां वो एजेंट को आप चुने, उस एजेंट को वहां रखें कि जो ईमानदारी के साथ वहां खड़ा रहे, चाहे भूखा रहे चाहे प्यासा रहे, लेकिन बाहर नहीं जाए। तो ये जो दिशा निर्देश है, ये 24 में काम आए। मुझे लगता है कि इसमें और ज्यादा, क्योंकि बाई इलेक्शन में ये कहा जाता है कि बाई इलेक्शन गवर्नमेंट का होता है, तो इसलिए अखिलेश जी ने अब की लोगों को कई बार मीटिंगें की हैं और कार्यकर्ताओं को ये बात निर्देश दिए हैं। तो मुझे लगता है कि अब की कोई बहुत आसान नहीं होगा। हालांकि कोशिश दोनों तरफ से होगी, कोशिश सत्ता पक्ष से भी होगी कि बिजली गुल हो, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं जनरेटर लगाए रखेंगे ताकि बिजली तुरंत आ जाए। यानी कि कुल मिलाकर के बूथ पर जो लड़ाई है वो अखिलेश यादव को इन 10 उपचुनाव में लड़नी पड़ेगी। इसके अलावा एक बड़ी परेशानी ये भी सामने आई थी कि जो वोटर है वो जा रहा है वोट करने, लेकिन लोग उन्हें पहुंचने नहीं दे रहे हैं बूथ तक। ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी थी। तो ये परेशानी से कैसे? जी नहीं, देख, ये बात ठीक कह रहे हैं। ये रामपुर का उनके पास एग्जाम्पल है। जो रामपुर का इससे पहले बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें जो चुनाव हारे, उसमें कहा गया था कि वहां पुलिस ने एक समुदाय विशेष के वहां मतलब लाठीचार्ज किया या उनको नहीं आने दिया था। ऐसे आरोप आए थे बाहर, या अखबारों में ये सुर्खियां बनी थी, या विपक्ष ने ये आरोप लगाए थे। तो ऐसी स्थिति में कि मतदाता न आए, वो भी सारी व्यवस्थाएं, मुझे लगता है कि उनके कार्यकर्ता इस बार ज्यादा उत्साहित भी हैं 24 के इलेक्शन के बाद, और उनको लगता है कि अब कहीं भी ढील न हो, तो वो ऐसी जगह पे के कार्यकर्ताओं को न आने दिया जाए, उसके लिए वहां बैठेंगे। उन्होंने, जो आपने कहा, ये बात सही है कि उन्होंने कहा कहीं हिंसा न करें, लेकिन उनकी उसको कहीं कामयाब भी न होने दें। अगर वो गलती करना चाहें तो उससे उसके लिए भी वही धरने पे बैठ जाइए, वही प्रदर्शन करिए, वही नारेबाजी करिए, हिंसा नहीं करिए, या कोई ऐसा काम न करें कि जो समाजवादी पार्टी के ऊपर कोई आक्षेप आए। लेकिन कार्यकर्ता डटे रहेंगे। और जहां तक मैं समझता हूं, लगभग जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, मैं उसमें भी शामिल था, मैंने उसको कवर किया था। जब यहाँ हजरत महल पार्क में मुलायम सिंह जी ने पार्टी बनाई थी, तो उनके कार्यकर्ताओं में अगर जोश है, तो फिर वो अगर उसमें लापरवाही नहीं होती है तो बेईमानी करना कर सकते हैं, लेकिन आसान नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपको लगता है सर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में अब वो ज्ञान में उतनी वृद्धि हुई है कि वो इस पूरी साजिश को समझ सकें जो उनके नेताओं ने समझा रहे हैं साजिश के तौर पर,
कि देखिए आपको फॉर्म 17C का ध्यान रखना है, आप नजर रखें, निगरानी करें, आप ये तो चलिए ठीक है, पुराना है सिस्टम कि कैसे वोटर को लेके आना है बूथ तक, पहले भी दिक्कतें हुआ करती थी, वो आज भी हो रही हैं। तो ये बाकी चीजों में प्रॉपर एजुकेट होना, क्योंकि पिछले चुनाव में देखा गया था कि अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से भी बाकायदा शेड्यूल पोस्ट किए थे कि आप इतने बजे तक यहाँ रहेंगे, आपको ऐसा करना है, मतलब जिसे कहते हैं स्पून फीडिंग की थी बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं को। तो क्या इस बार भी यही स्पून फीडिंग की जाएगी या खुद इतने तैयार हो चुके हैं? नहीं, निश्चित रूप से आपकी उससे ज्यादा इसमें मुझे लगता है 24 के इलेक्शन से ज्यादा जो ये प्रयोग किया उन्होंने, या जो उन्होंने ये व्यवस्था को सुनिश्चित किया जिससे लाभ मिला, आपकी वो और कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करेंगे या कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज है खाली कि एक चीज और भी शिकायतें रही हैं, उसको दुरुस्त कर पाना हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, ये देखने की बात होगी कि जो वोटर लिस्ट होती है उसमें बहुत से ऐसे होते हैं कि जहां गढ़ होते हैं जिस विपक्षी दल के, वहां पर उनके वोटर्स के नाम नहीं होते हैं। ये शिकायतें आम हैं। उसमें समाजवादी पार्टी ने क्या रणनीति अपनाई है कि उन वोटर लिस्टों को उसने चेक किया है कि नहीं किया है, उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने चेक किया है कि नहीं किया है, उसके लिए उन्होंने क्या व्यवस्था की, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ये भी एक अपने आप में है कि अगर आपके कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन अगर वो उनका नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तब तो फिर असहाय हो जाएंगे। तब तो ना आपके कार्यकर्ता मुस्तैदी काम आएगी और ना ही कुछ होगा, आपके मतदाता ही अगर वो हो जाएंगे। तो इस पर भी मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने सोचा होगा या उस पर कहीं ना कहीं अपनी आपत्तियां दर्ज की होंगी। लेकिन आपत्तियां भी अगर देखें तो लोकसभा चुनाव में तो पूरे देश से बहुत सी आपत्तियां आई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन आपत्तियों को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया था या उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। इस पर विपक्ष के साथ साथ मीडिया ने भी और आम लोगों ने भी इस पर चिंता जाहिर की थी। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी राहुल गांधी ने भी अमेरिका में ये बात इसका कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि निष्पक्षता पर एक सवालिया निशान खड़ा किया। तो वो सीधा सीधा आयोग के ऊपर गई। मुझे लगता है कि उन्होंने आयोग को ही अपने निशाने पर लिया। तो वो तो एक अपनी जगह समस्या है कि आयोग उस पर कितना सक्रिय होता है, कितना निष्क्रिय रहता है, ये इसमें तो ना कार्यकर्ता कुछ कर सकेंगे और ना ही अखिलेश जी कुछ कर सकेंगे। जी, यानी कुल मिलाकर के अखिलेश यादव ने एक बड़ा प्लान बना लिया है जो कि ऑपरेशन बूथ है, और ऑपरेशन बूथ पर कैसे नजर रखनी है, वोटिंग करने से लेकर काउंटिंग तक का जो एक उन्होंने नया मंत्र निकाला है जो कि सिस्टम को भी फेल कर रहा है। सिस्टम जहां गड़बड़ कर सकता है उस पर भी उनकी कड़ी नजर है, और यही ऑपरेशन बूथ ने लोकसभा में उनको अप्रत्याशित जीत दिलाई, और वही अब उपचुनाव में भी कमाल कर सकता है। अगर आरएसएस अपनी जगह मुस्तैद है तो अखिलेश यादव के कार्यकर्ता यहाँ पर ऑपरेशन बूथ पर काम करके एक बड़ी टक्कर दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।